हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। दिस इज अजीत चरण। वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सब बहुत स्वस्थ होंगे, चंगे भले होंगे। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ फिर शुभारंभ करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर का, जो इतिहास का अगला लेक्चर है। तो बढ़ते हैं इतिहास के पन्नों में आगे की ओर, है ना। हम लोग डिस्कस कर रहे थे किस के, तो मौर्य डिक्लाइन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे, और उसके बाद मौर्य का सिस्टम और डिक्लाइन ऑफ मौर्य वगैरह की बात कर लिए। ठीक है, अब उसके बाद का जो पीरियड आता है उस पीरियड की चर्चा करते हैं। यानी उत्तर भारत में तो मौर्य वंश चल ही रहा था। ठीक है, अब हमारा भारत का जो दूसरा हिस्सा था, जिसको आज हम दक्षिण भारत कहते हैं, है ना, तो उसको कहते हैं जो दक्कन का पठार का जो एरिया है, यानी कि कोरोमंडल, जो प्रायद्वीपीय भारत है ना, उस भारत की बात करते हैं। यानी कि ये प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं। तो इस क्षेत्र में ये पूरा एरिया आप देख लीजिए। इस क्षेत्र में क्या था, इस क्षेत्र में ये जो पूरा आप एरिया देख रहे हो, ये प्रायद्वीपीय भारत है। यानी कि पेनिनसुलर इंडिया कहा जाता है, पेनिनसुलर इंडिया है। ठीक है, ये पेनिनसुला है, यानी प्रायद्वीप इसको कहते हैं। पेनिनसुला वाला पार्ट है भारत का, पेनिनसुला है। ठीक है, तो इस हिस्से में तो मौर्य वंश का शासन बहुत जगह पर नहीं था। ठीक है, तो इस हिस्से को कहते हैं पेनिनसुलर इंडिया, है ना, प्रायद्वीपीय भारत। यानी पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय, द्वीपीय पीय भारत, भारत, यानी इसको पेनिनसुला कहते हैं, पेनिनसुला, सुएला। ठीक है, तो पेनिनसुलर इंडिया में कौन सा चल रहा था, तो उस समय राजवंश जो चल रहा था। यहां पर मैं इंपॉर्टेंट एरिया बना के लिख देता हूं कि इस समय जो राजवंश चल रहा था, इस समय जो डायनेस्टी चल रहा था, वो टाइम था, है ना। डायनेस्टी, 3 डायनेस्टी इस क्षेत्र में थे। इस क्षेत्र में 3 डायनेस्टी था, लेकिन वो टाइम जो था डायनेस्टी का, वो टाइम तीनों डायनेस्टी का मिला जुला जो टाइम था, उसको कहते थे क्या, संगम पीरियड, है ना। तो पीरियड क्या था, SANGAM, संगम एरा, यानी पीरियड, PERIOD। क्या था, संगम पीरियड था। संगम पीरियड का टाइम लिख लीजिए। टाइम जो था, पीरियड जो था, 600 बिफोर कॉमन एरा, है ना, टू 300 कॉमन एरा। ठीक है, तो ये जो समय है आप नोट डाउन कर लीजिए, ये क्या कहलाता था, संगम एरा। ठीक है, ये संगम एरा था। ठीक है, तो ये पूरा क्षेत्र जो था, ये पूरा जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये क्या है, यहां से यहां तक पूरा संगम एरा का एरिया है। यानी इस एरिया में जो टाइम था, ये टाइम था संगम एरा, संगम काल। इसको संगम काल हिंदी में कहते हैं, और संगम एरा या संगम पीरियड के नाम से इतिहास जानता है। ठीक है, तो संगम पीरियड में इस एरा को अगर इतिहास के पन्नों में देखेंगे, तो संस्कृत में एक शब्द आता है मुचानंगम, मुचानंगम। यानी इसको इतिहास में क्या कहा गया, मुचानंगम, है ना। मुचानंगम क्या कहते हैं इस पीरियड को, हिस्ट्री के बुक में मुचानंगम, मुचा MUCHCHA, मुचा NUNGAM, मुचानंगम, यानी मुचानंगम पीरियड था। इतिहास में इसे मुचानंगम कहते हैं। और ये पूरे जो क्षेत्र है पेनिनसुलर इंडिया, इसको तमिलाकम, तमिलाकम इतिहास में क्या मिलता है, ये पूरा एरिया क्या कहलाता था, तमिलाकम, 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 तमिलाकम। यानी ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता था, एट द टिप ऑफ द साउथ इंडिया। साउथ इंडिया टिप क्यों माना गया है, कि ये क्षेत्र जो है, जो पेनिनसुलर इंडिया है, साउथ की ओर इंडिया में प्लेट्यू है, दक्कन का प्लेट्यू है। ठीक है, तो दक्कन के प्लेट्यू के कारण क्या हुआ, साउथ इंडिया का लैंड जो है वो ऊंचा है नॉर्थ इंडिया के तुलना में। यानी नॉर्थ इंडिया जो हमारा गंगा का क्षेत्र जो है, गंगा का जो मैदान है, गंगा जमुना का जो मैदान है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार है, जो क्षेत्र है नॉर्थ इंडिया है, तो नॉर्थ इंडिया ढाल है। यानी कि साउथ से नॉर्थ क्या है, ढाल पड़ता है। ठीक है, तो ये एरिया को कहते थे तमिलाकम। ये पूरा एरिया क्या था, तमिलाकम। यानी इतिहास के पन्नों में संस्कृत की जब संस्कृत में जो इतिहास मिलता है, उसमें मुचा तमिलाकम इस एरिया को कहा गया, मुचलाकम इस टाइम को कहा जाता है जब ये सारे डायनेस्टी
रूल्ड कर रहे थे, शासन कर रहे थे उस समय। ठीक है, समझ में आ रही बात? यानी कि हम संगम काल की जब चर्चा करते हैं तो 2-3 पॉइंट रख लीजिए। संगम पीरियड क्या है? तो संगम पीरियड 600 बिफोर सेंचुरी से लेके 300 कॉमन एरा तक जो टाइम है वो क्या कहलाता है? संगम टाइम कहलाता है, संगम पीरियड कहलाता है। ठीक है, अब हम आते हैं कि इस संगम पीरियड में ये जो क्षेत्र था कैसे कैसे डायनेस्टी में बटा हुआ था। तो इसमें 3 डायनेस्टी था, 3 डायनेस्टी था। डायनेस्टी मतलब राजवंश, 3 राजाओं का वंश था, 3 डायनेस्टी था। वो डायनेस्टी देख लीजिए यहां पर हाईलाइटेड है। ये है पांड्याज, एक है पांड्या, है ना, पांड्याज, दूसरा चोलाज और तीसरा चेराज। ये 3 डायनेस्टी आपको दिख रहा है ना। तो 3 डायनेस्टी आपको दिख रहा है, यानी 3 डायनेस्टी कौन कौन थे? पांड्याज, चोलाज और चेराज, है ना। पांड्याज, है ना, पांड्याज, चोलाज और चेराज, ये 3 डायनेस्टी। ठीक है, इसको हम और ऐसे अच्छी से कर दें तो ये 3 डायनेस्टी को आप देख लीजिए, पांड्याज, चेलाज और चोराज। ठीक है, पांड्या, चेराज और पांड्याज और ये चोलाज। ठीक है, ये 3 डायनेस्टी, 3 क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, ये 3 क्षेत्र क्या था? 3 डायनेस्टी था जो कि भारत में था, है ना। भारत में साउथ में यानी पेनिनसुलर इंडिया में 3 डायनेस्टी था। अब इसी डायनेस्टी का जो समय था वो समय था, उसकी चर्चा हम करते हैं। पहले संगम पीरियड कहते हैं, संगम पीरियड के बाद भी ये डायनेस्टी चली, तो सारे पीरियड की हम चर्चा आज करते जाते हैं। ठीक है, तो अब हम चर्चा करते हैं आगे की चर्चा करते हैं और इसको बढ़ाते हैं आगे की ओर। ठीक है, इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हमने देखा क्या कि 3 डायनेस्टी हमने नोट किया। ठीक है, अब इसके आगे की कहानी आती है कि इसमें डायनेस्टी कौन कौन सा। तो ये तीनों डायनेस्टी थी। तो सबसे पहले हम चोला की डायनेस्टी की बात करते हैं, यानी चोल वंश की बात करते हैं, यानी चोला डायनेस्टी की हम बात करते हैं। ठीक है, तो चोला डायनेस्टी। ठीक है, ये चोला डायनेस्टी, ये क्या है? चोला डायनेस्टी। ये क्या है? चोला डायनेस्टी। ठीक है, तो चोला डायनेस्टी, ये चेरा डायनेस्टी है और ये चोला डायनेस्टी है। चोला डायनेस्टी की बात हम पहले करेंगे। क्या करेंगे? चोला डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी, चेरा डायनेस्टी और पांड्या डायनेस्टी। तो चोला डायनेस्टी जो देख रहे हैं, ये जो चोला डायनेस्टी है, ये चोला डायनेस्टी की हम बात कर लेते हैं कि ये चोला डायनेस्टी जो है, ये चोला डायनेस्टी, इसके बारे में बात करते हैं। तो चोला डायनेस्टी आज इस क्षेत्र को जब देखेंगे तो आज ये सारा क्षेत्र क्या कहलाता है? ये क्षेत्र कहलाता है क्या? इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? ये वाला जो क्षेत्र है क्या, तो उड़ीसा का तटीय भाग जो है, तट वाला जो क्षेत्र है, इसको आज कोरोमंडलम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कोरोमंडलम, CHOROMANDALAM, मंडलम, कोरोमंडलम, है ना। कोरोमंडलम तटीय रेखा है, कोरोमंडलम। एक कोरोमंडलम शब्द जो बना वो चोलोमंडलम का अपभ्रंश हुआ। चोलोमंडलम, चोल डायनेस्टी में सारे लोग जो उनके मेंबर्स थे चोल डायनेस्टी के, उसको चोलोमंडलम बोला जाता था। तो वो चोलोमंडलम क्या बन गया? धीरे धीरे कोरोमंडलम बन गया। तो ये पूरा कोरोमंडलम वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, इसमें ध्यान रखिएगा कि ये चोरोमंडलम क्या है। तो ये चोरोमंडलम क्या है? तो ये कोरोमंडलम है। ये चोरोमंडलम क्या है? एक कोरोमंडलम है। ठीक है, तो कोरोमंडलम की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या खासियत थी इस डायनेस्टी की। तो सबसे बड़ा डायनेस्टी क्या था कि यहां पर कॉटन का बहुत बड़ा व्यापार होता था। ठीक है, कॉटन का एक शहर था जहां पर कॉटन का पूरा वर्क होता था और वहां से कॉटन ट्रेड किए जाते थे। तो एक शहर आपको देख रहा है, यहां पर दिख रहा होगा, उरायूर। उरायूर जो था वो क्या था? तो एक शहर था जहां पर किस चीज की काम होती थी? तो वहां पर काम होता था किस चीज का? तो वहां पर काम होता था किसका? कॉटन का। ये उरायूर आप देख लीजिए, यहां पर क्या होता था? कॉटन, C फॉर कॉटन, है ना, COTTON, कॉटन। यहां पर क्या होता था? कॉटन की खेती होती थी। ठीक है, कॉटन का बिजनेस होता था। तो मेन इतिहास में जो चोल वंश था वहां पर उरायूर में क्या करते थे? वो कॉटन का व्यापार करते थे। और दूसरा ये देख लीजिए, मदुरई जो उस समय जो जगह था वो क्या था? कैपिटल था, चोलों का कैपिटल था। क्या? मदुरई था। मदुरई चोलों का कैपिटल था। यहां पर राजघराना था, राज का
बिल्डिंग था जहां राजा रहते थे, वो ये था। तो ये दो क्षेत्र जो आप देख रहे हैं चोल वंश का, ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो मदुरई है ना, मदुरई। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इसका जो इंपॉर्टेंट जो किंग था, सबसे ज्यादा जो किंग था, है ना, मदुरई, है ना, इसका इसका सबसे इंपॉर्टेंट किंग जो था वो कौन था? एलारा था। एलारा जो किंग था इस चोल वंश में, सबसे जो ज्यादा चर्चित हुआ वो क्या हुआ? एलारा। एलारा, तो एलारा जो किंग था ये सबसे ज्यादा चर्चित हुआ। इसी किंग ने इस श्रीलंका को इसी एलारा ने क्या किया था? इन्वेज किया था, यानी इसको कब्जा किया था और 50 ईयर्स यहां पर रूल किया था। 50 YRS, है ना, 50 ईयर्स क्या किया था? शासन किया था। समझ में आ रही बात? तो ये जो चोल वंश थे उसमें एलारा जो किंग था वो इसलिए फेमस था इस वंश में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं श्रीलंका को इसने इविड किया था और 50 साल तक ये शासन किया था। तो ये दो तीन पॉइंट, उरायूर इंपॉर्टेंट हो गया जहां कॉटन का व्यापार होता था, ट्रेड होते थे। किंग एलारा था जो फेमस था, है ना, तो इस चीज के बारे में है। ये चोल डायनेस्टी के बाद दूसरा डायनेस्टी जो आता है वो पांड्या डायनेस्टी, पांड्यन डायनेस्टी। ये वाला डायनेस्टी याद रखिए, पांड्यन डायनेस्टी। ये पांड्यन डायनेस्टी, पांड्याज, है ना। तो पांड्याज इस हिस्से में था, मदुरई तक, इस मदुरई में, उदयपुर में और मदुरई में। तो मदुरई जो था ट्रेड करते थे, मदुरई जो था वो क्या था? ट्रेड विथ रोमन अगस्टस, और यहां से ये ट्रेड करते थे, यहां पर से व्यापार होता था मदुरई से, और क्या करते थे? मदुरई से रोम तक ले जाते थे। इधर रोम पड़ता है, रोम जो पड़ता है यूरोप में पड़ता है, ये यूरोप के रोम तक जाते थे और रोम में क्या करते थे? ट्रेड करते थे। ट्रेड क्या करते थे? ट्रेड यानी व्यापार करते थे। यानी रोम में क्या करते थे? व्यापार करते थे, है ना। तो इस व्यापार में वो किस चीज का व्यापार करते थे? तो वहां का जो रोम का जो उस समय शासक था, बहुत फेमस शासक था, जिसका नाम था अगस्टस, AUGUSTUS, अगस्टस के साथ इसका व्यापार होता था। ठीक है, अगस्टस के साथ इसका व्यापार होता था। ये अगस्टस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिए। कहने का मतलब कि इस एरा में व्यापार बढ़ रहा था, ट्रेड हो रहा था, सारा कुछ हो रहा था। ठीक है, तो ये जो है चोला जो डायनेस्टी और चेरा डायनेस्टी, ये दोनों की बात हमने कर लिया। अब तीसरा चेरा एंड पांड्याज, चोरा, चेला एंड पांड्याज डायनेस्टी। ये तीनों डायनेस्टी जो था तमिल कंट्री वाज रूल्ड, है ना, बाय द डायनेस्टी नेम्ड चोरा, चेला, और ये तीनों डायनेस्टी। और अब अंत में क्या है? ये चेरा डायनेस्टी। हमने क्या दिखाया? तीसरा डायनेस्टी की जब बात करते हैं तो ये तीसरा डायनेस्टी क्या है? चेरा डायनेस्टी। ये आपको दिख रहा होगा, चेरा डायनेस्टी। ठीक है, तो ए डायनेस्टी, ए वाला क्षेत्र जिसको हम चेरा डायनेस्टी कहते हैं, अब उसकी कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो चेरा डायनेस्टी में क्या आता है? तो चेरा डायनेस्टी में, है ना, तो तमिल कंट्री रूल्ड बाय 3 डायनेस्टी, चेरा, चोला और एंड पांड्याज ड्यूरिंग द संगम एज। इस संगम एज के टाइम में ये तीनों डायनेस्टी कौन कौन? तो तीनों डायनेस्टी कौन थे? तो ये पांड्याज, चोला और चेराज, है ना, चेरा डायनेस्टी। ठीक है, चेरा डायनेस्टी, ये चेरा डायनेस्टी, है ना। ये तीनों डायनेस्टी क्या कर रहे थे? रूल करते थे, है ना। द डायनेस्टी हैड रूल्ड इन टू, है ना। ये जो डायनेस्टी था, चेरा डायनेस्टी था, इसका 2 फेज, इसकी खासियत क्या हुआ? रूल्ड इन 2 फेजेस, है ना। इसने 2 डिफरेंट फेजेस में, 2 डिफरेंट टाइम में शासन किया, 2 डिफरेंट टाइम में। एक जो चेरा डायनेस्टी था, एक टाइम इसका क्या था? तो एक टाइम वो था जब ये टाइम चल रहा था, यानी संगम एज था। तो संगम एज के टाइम में भी ये डायनेस्टी ने, चेरा डायनेस्टी ने शासन किया, और आफ्टर संगम एज भी ये डायनेस्टी शासन करता रहा। यानी ये चेरा डायनेस्टी था वो संगम काल में भी रहा, और इसका जो शासन रहा आफ्टर संगम भी रहा। आफ्टर संगम, आफ्टर SANGM। तो संगम पीरियड हमने नोट कर लिया कि संगम पीरियड क्या था? तो वो पीरियड था 600 बिफोर सेंचुरी से लेकर के 300 कॉमन एरा तक। तो अब समझ गए कि ये तीनों डायनेस्टी में शासन किया। ठीक है, अब फर्स्ट चेरा डायनेस्टी हैड रूल्ड
संगम, यानी पहली जो इसका 2 फेज में मैं बता रहा हूं कि चेरा डायनेस्टी जो 2 फेज में काम किया, वो एक फेज था जब संगम काल चल रहा था, एंड सेकंड डायनेस्टी जब इसका दूसरा सेकंड फेज आया, यानी कि सेकंड डायनेस्टी हम इसको कहें, सेकंड चेरा डायनेस्टी अगर इसकी बात करें तो सेकंड चेरा डायनेस्टी हुआ, रूल्ड आफ्टर फ्रॉम 9th सेंचुरी, 9th सेंचुरी से ऑनवर्ड जो सेकंड फेज इसका आया, फिर राजा बने इस डायनेस्टी में, एक फेज रुका और फिर इस राजवंश से फिर राजा बने, और फिर क्या हुआ कि 9th सेंचुरी के बाद, यानी कि संगम काल जब खत्म हुआ उसके 9th सेंचुरी तक फिर क्या हुआ, फिर से चेरा वंश चले। तो ये पूरा जो एरिया देख रहे हैं आप, पेनिनसुलर इंडिया, इसमें तीनों डायनेस्टी काम कर रहा था, और ये सारे डायनेस्टी की पता कल है। द चोला किंगडम ऑफ द संगम पीरियड एक्सटीडेड फ्रॉम मोदर्न, और जो चोला पीरियड जो था, संगम काल में जो चोला पीरियड था वो फैला था। वो कहां तक फैला था, तो तिरुचि देखते हैं, तिरुचि है ना, तिरुचि है ना, हाँ, एक्सटेंडेड, बढ़ा था फ्रॉम तिरुचि डिस्ट्रिक्ट टू आंध्र प्रदेश, तिरुचि और आंध्र प्रदेश। तिरुचि अभी भी जाएंगे तो तिरुचि वहां एक शहर अभी भी उस नाम से है, और तिरुचि से लेकर आंध्र प्रदेश तक क्या बल फैला था, तो चोला का एक्सटेंशन हुआ था, है ना। पांड्यन किंगडम आर लोकेटेड इन तमिलनाडु, आज जिस तमिलनाडु को हम आज जिसकी तमिलनाडु कहते हैं जिस एरिया को, वो वंश क्या था, तमिलनाडु का एरिया था, ठीक है। तमिलनाडु है ना, रिजाइंड अराउंड द सेंचुरी, हाँ ये रहते थे कौन से सेंचुरी बीसी, इनका टाइम तो हमने बता ही दिया कि ये पीरियड क्या था, तो बिफोर कॉमन एरा था, और उससे एसआरएच पीरियड। तो ये पूरा पीरियड आपको समझ में आ गया कि कैसे पूरा शासन काल चला था साउथ इंडियन पेनिनसुलर एरिया में, और कौन कौन राजवंश उस समय काम किए थे संगम काल में। संगम काल के से रिलेटेड और भी जानकारी है, जिसको ये तो है कि लोकेशन कैसे था, कहाँ क्या काम हो रहा था, किस तरह से राज व्यवस्था कहां तक फैला हुआ था। अब इससे आगे बढ़ते हैं, कुछ गहराई में चलते हैं इतिहास के पन्नों में, और देखते हैं कि फर्दर क्या था इस पीरियड में, ठीक है। तो इस पीरियड में बहुत सारी जानकारी मिलेगी, जिसमें हम और भी जानकारी देंगे। पहले इसके बाद की डायनेस्टी की बात कर लेते हैं। तो इस डायनेस्टी में बहुत सारा जैसे कविताएं लिखी जा रही थी, है ना, लिटरेचर के क्षेत्र में काम किया जाता रहा था, आर्ट के क्षेत्र में काम किया जा रहा था, यानी प्रोस्पेरिटी जो था संगम काल में बढ़ रहा था। संगम काल में कई ये मीटिंग हुई थी स्कॉलर्स की, वो स्कॉलर्स भी आपस में आकर के लिखे थे, बहुत सारा क्रिएशन किए थे लिटरेचर के क्षेत्र में। तो बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड था, ठीक है, उसकी चर्चा हम करेंगे आगे। अब चलते हैं उसके बाद में, यानी कि इस भारत का जो वो दक्षिण क्षेत्र था, पेनिनसुलर था, उसी समय आगे हम बढ़ते हैं गुप्ता पीरियड में, यानी गुप्त काल कैसे कैसे गुप्त पीरियड में क्या क्या हो रहा था, ठीक है। तो गुप्ता पीरियड का भी सेम टाइम उसी को चर्चा करते हैं, यानी जो ये वाला भारत है, अभी तो हमने पेनिनसुलर यानी इस हिस्से की बात कर दी कि इस हिस्से में कौन कौन सा राजवंश था, यानी जिसमें हमने पान के चोल वंश, यहां पर चोल का शासन था, चोलों का, है ना, किसका था, चोलों का, किसका था, चोलों का था, ये चोलो था, है ना, ये पूरा एरिया चोलों का था। यहां पर क्या था, पांड्याज थे, और यहां पर क्या था, यहां पर चेराज था, ये पूरा एरिया सब इन्हीं का था। और ये एरिया जो यहां से यहां तक देख रहे हैं, ये एरिया पूरा क्या था, ये था मगध एम्पायर जो था, ये मगध एम्पायर जो कि गुप्ता पीरियड के बाद, मौर्य वंश के बाद इस किसके हाथ में आई थी, तो गुप्त वंश के हाथ में आई थी। तो इधर वाले भारत की बात कर लें तो इस भारत को देख लीजिए कि गुप्ता में कौन कौन सा हिस्सा था। तो पूरा बांग्लादेश आ जाता है, और कितना आ जाता है, तो ये पूरा पाकिस्तान का बलूच वगैरह सारा पाकिस्तान आ जाता है, और क्या आ जाता है, तो ये अफगानिस्तान आ जाता है ना, अफगानिस्तान का हिस्सा आ जाता है। तो ये सारा एरिया क्या था उस समय, ये सब मगध का क्षेत्र था, ये मगध था, ठीक है, ये मगध क्षेत्र था, ठीक है। तो इस मगध क्षेत्र में आफ्टर मौर्य डिक्लाइन, मौर्य वंश जब खत्म हुआ तो एशिया, सेंट्रल एशिया के कांटेक्ट में आया इंडिया, और सेंट्रल एशिया में कई वंश आए जिसकी चर्चा हमने कर दी है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि उसी क्षेत्र में दूसरा जो राजवंश बनने वाला, यानी सेंट्रल एशिया के लोग जब कुछ लोग
क्या हुआ कि यहीं मर्ज हो गए और कुछ शासन खत्म हुआ तो नए शासन का शुरुआत हुआ। नए शासन का शुरुआत हुआ जिसमें एक डायनेस्टी बनी, जिस डायनेस्टी का नाम है गुप्ता एम्पायर, यानी गुप्त वंश, यानी गुप्ता एम्पायर। क्या है? गुप्ता एम्पायर, गुप्ता डायनेस्टी। ये इंपॉर्टेंट है, क्या है? गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, तो ये गुप्ता डायनेस्टी आप देख लो, ये क्या है? गुप्ता डायनेस्टी है ना, एक गुप्ता डायनेस्टी। इसका टाइम आप नोट कर लो कि गुप्ता डायनेस्टी का टाइम क्या है, तो ये लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 319 से लेके 467 कॉमन एरा, यानी 319 कॉमन एरा से लेकर के 419 कॉमन एरा उसको कहते हैं जिसमें अभी हम डेट वगैरह लिख करके तिथियों को नोट करते हैं। जैसे लिखते हैं 3 मार्च 2023, तो एक कॉमन एरा का एक डेटिंग सिस्टम है, तो इसी को कहते हैं कॉमन एरा। तो गुप्ता जो डायनेस्टी शुरू हुआ था वो कॉमन एरा में शुरू हुआ था, और कॉमन एरा का जो ईयर था वो 319 था। 390 में पहली बार डायनेस्टी जो शासक आया, इस डायनेस्टी की जो नींव जिसने डाली वो था चंद्रगुप्त फर्स्ट, यानी चंद्रगुप्त फर्स्ट की चर्चा हम करेंगे। चंद्रगुप्त फर्स्ट का जो टाइम था वो टाइम की चर्चा करेंगे। चंद्रगुप्त फर्स्ट का टाइम था 390 ने उसने डायनेस्टी डाली और 335 तक उन्होंने शासन किया। तो 19 से अगर 35 को जोड़ें तो कितना हो जाता है? लगभग 14 ईयर्स ही होता है ना, 14 ईयर्स, यानी 14 ईयर्स 16 ईयर्स, तो 16 16 ईयर्स तक किसने शासन किया? उत्तर भारत में, यानी इस भारत में जिसमें मौर्य वंश चल रहा था, उस एरिया में, यानी मगध का शासक कौन बना? मगध क्षेत्र में किसका शासन हुआ? तो मगध क्षेत्र में शासन हुआ गुप्ता, चंद्रगुप्त फर्स्ट का। ठीक है, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट का इन्होंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारा डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, ट्रेड हुआ, है ना, ट्रेडिशन हुआ, बहुत सारे चीज हुआ। इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने शादी की कुमार देवी से। इनकी मैरिज क्या हुई? कुमार देवी से, कुमार देवी, है ना। एक क्वाइन देखिए, उन्हीं के समय का गोल्डन का क्वाइन है। ये क्या है? गोल्डन का क्वाइन है, जो कि चंद्रगुप्त फर्स्ट ने जो क्वाइन जारी किया, उस क्वाइन पर देखिए एक महिला का चित्र है। ये महिला का जो चित्र है, इसको माना जाता है कि एक कुमार देवी है। कुमार देवी जो कि नेपाल के किंग की एक बेटी थी, यानी नेपाल की किंग की बेटी के साथ, एक कुमार देवी के साथ एक गुप्ता है, यानी चंद्रगुप्त फर्स्ट का फोटो है। एक क्वाइन पूरे राज्य में यूज होता था, पूरे कंट्री में उस समय जो मगध जो राजा था, जो उस मगध क्षेत्र में पूरा यूज होता था। ठीक है, तो कुमार देवी है ना। और इन्होंने क्या जो किया? शासन 16 साल शासन किया, और इनका शासन बहुत अच्छा रहा। इस समय एग्रीकल्चर पर बहुत सारे काम हुए, ट्रेड पर बहुत सारा काम हुआ, है ना। ये क्षेत्र एक्सप्लोर किया, यानी यहां से शुरुआत होती है मौर्य डायनेस्टी की। मौर्य डायनेस्टी में एक शब्द आता है, एक अक्सर पूछेगा, आप लोग से पूछेगा कि महाधिराज, महाराजाधिराज, ये वर्ड नोट कर लीजिए, महाराजाधिराज, महाराजा राजा धीराज, ये शब्द नोट कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। इतिहास क्वेश्चन अक्सर पूछता है इससे कि महाराजाधिराज क्या होता है और किसका नाम था, गुप्ता डायनेस्टी में किस लिए इसका इस्तेमाल होता था। तो ये महाराजाधिराज जो है, ये महाराजाधिराज जो आप देख रहे हैं, ये महाराजाधिराज किसको कहा जाता था? तो इस समय टाइटल दिया गया था राजा को, यानी कुमार गुप्त फर्स्ट को क्या कहा जाता था? महाराजाधिराज कहा जाता था। ठीक है, तो एक है ना, ग्रेट किंग, इसका मतलब ही होता था एक ग्रेट किंग। तो ग्रेट किंग के रूप में कौन आए? सबसे पहले कुमार गुप्त फर्स्ट। अब इसके बाद उनके बेटे हुए जिनका नाम था समुद्रगुप्त। यानी अब आगे बढ़ते हैं और हम चर्चा करते हैं दूसरे, उस राजवंश के दूसरे उत्तराधिकारी यानी समुद्रगुप्त की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त उनके बेटे हुए, यानी महाराजाधिराज के बेटे हुए समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त का टाइम जो रहा, जैसे ही 1335 में महाराजाधिराज हटते हैं, उनके बेटे का सक्सेशन होता है, और बेटे आते हैं 35 से लेकर के 80 तक, यानी 380 सेंचुरी तक किसका शासन रहता है मगध में? तो ये समुद्रगुप्त का टाइम है। ठीक है, समुद्रगुप्त का
ने क्या किया, बहुत अच्छा काम किया, कैरी ओवर किया, है ना। इन्होंने भी बहुत सारे काम किए, है ना। इसी समय बहुत सारा साइंस के क्षेत्र में भी काम होने लगा, बहुत सारा ट्रेड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम हुआ, है ना। इस समय बहुत सारे काम हुए, ठीक है। अब इसी टाइम में एक चर्चा आती है, इतिहास में बहुत बड़े चर्चा आती है कि शून्य का आविष्कार करने वाले यानी आर्यभट्ट का इसी समय जन्म होता है। आर्यभट्ट इसी समय आते हैं, स्टडी करते हैं और आर्यभट्ट शून्य की खोज करते हैं। तो एक समय पीरियड था जहां पर ये पूरा टाइम जो था वो डेवलपमेंट का फेज डेवलप हो रहा था, यानी भारत विकास के रास्ते पर लगातार बढ़ते जा रहा था, ठीक है। तो ये पूरा डायनेस्टी है और इस डायनेस्टी में क्या क्या बढ़ रहा था, तो आर्ट एंड कल्चर बढ़ रहा था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़ रहा था, रिलीजन बढ़ रहा था। रिलीजन में भी चर्चा करते हैं कि रिलीजन में क्या काम हो रहा था, तो अश्वमेध यज्ञ कराया जा रहा था। अश्वमेध यज्ञ, ये अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, होता यह है कि जब ये यज्ञ कराया जाता है तो हवन अर्पण के बाद घोड़ों को छोड़ा जाता है, यानी हॉर्स को छोड़ा जाता है। किस लिए, तो अलग अलग एरिया में, अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग राज्य में, अलग अलग कंट्री में एक एक घोड़े छोड़ दिए, एक एक घोड़े या कई घोड़े छोड़ दिए जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, ये अनाउंस कर दिया जाता है, उस घोड़े पर लिखा हुआ होता है कि अगर किसी को राज्य से कंप्लेन है तो इस घोड़े को पकड़ लो, है ना। अगर किसी राज्य को, मगध राज्य से कंप्लेन है तो आप क्या करो, मगध के घोड़े है और इसको पकड़ के दिखाओ, अगर कोई कंप्लेन है तुम्हें तो, या अगर तुम्हें लड़ना है, किसी तरह की लड़ाई करनी है तो आप पकड़ो, ठीक है। तो इस मैसेज से अश्वमेध छोड़ा गया था। तो ये पूरे टेन्योर में जिसकी चर्चा करें 319 से लेकर के 467 तक 4 अश्वमेध यज्ञ हुआ था। इन्हीं राजाओं ने, यानी चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, ये सब राजा बहुत बेहतरीन शासन करते रहे, बहुत डेवलपमेंट करते रहे और टाइम टू टाइम यहाँ पर यज्ञ हुआ और यज्ञ में घोड़े छोड़े गए। और इस समय इतिहास में वर्णित है कि पूरी दुनिया में इन चारों अश्वमेध में छोड़े गए घोड़ों को किसी भी देश ने नहीं पकड़ा था। कारण ये था कि ये बहुत ही प्रोस्पेरस कंट्री था, बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हुआ था और यहाँ से सबका एक्सपेक्टेशन अच्छा था, ठीक है। हिंदुस्तान से सारे देशों का एक्सपेक्टेशन अच्छा था, इसीलिए ये बहुत ही, इसको कहते हैं गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री। ये टाइम जो है इसको लिख देते हैं गोल्डन एरा, GOLDEN, गोल्डन एरा, ERA। तो गोल्डन एरा ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, है ना। वर्ल्ड हिस्ट्री में जब बताया जाता है तो ये टाइम बताया जाता है गोल्डन एरा, यानी कि स्वर्णिम युग, विश्व का स्वर्णिम युग, ठीक है। अब इस युग में हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और समुद्रगुप्त की चर्चा के बाद आगे करते हैं। समुद्रगुप्त की चर्चा करके दिए, उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट जो राजा बने, तीसरे समुद्रगुप्त के बेटे, यानी चंद्रगुप्त फर्स्ट के बेटे समुद्रगुप्त और समुद्रगुप्त के बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी चंद्रगुप्त सेकंड जिन्हें जानते हैं वो कौन थे, समुद्रगुप्त के बेटे, यानी दादा के नाम पर द्वितीय के नाम से वो फिर से एक आए, राज पर अकुपाई किया, निराज शासक बने। और इनका टाइम जो रहा, इनका टाइम रहा 3080 से लेकर के 13 तक, यानी 380 से लेकर के 413 तक, 380 से लेके 413 तक, यानी कि लगभग 33 साल जो शासन चला वो चंद्रगुप्त द्वितीय का चला। 33 ईयर्स, 33 YRS, 33 ईयर्स तक कौन शासन किया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शासन किया। इसका टाइम में बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम हुए, जैसे कि सिल्वर क्वाइन का सिस्टम चलना, यानी चांदी के सिक्के, इन्होंने ही, चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही चांदी के सिक्कों का सिस्टम चलाया। चांदी के सिक्के पहले नहीं चल रहे थे, पहले गोल्डन क्वाइन चल रहा था, तो गोल्डन क्वाइन की जगह पर इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए। दूसरा कॉपर क्वाइन, है ना, कॉपर क्वाइन जिसको कहते हैं तांबा के सिक्कों का प्रचलन, है ना। तो ये सब नए नए सिस्टम जो डेवलप हो रहा था, यानी नई नई चीजें चल रही थी। जैसे आज की सरकार कैसे करती है कि नए डिजिटल इंडिया बना रही है, तो नया एक सिस्टम हो रहा था, वैसे ही जब राजतंत्र चेंज हो रहा था तो सोने के जगह पर चांदी और कॉपर के क्वाइन का सिस्टम चलने लगा, क्योंकि वो ज्यादा हो इसलिए आया कि ट्रेड ज्यादा हो रहा है, सोने की जरूरत, सोना का जो इंपॉर्टेंस बढ़ रहा था,
तो इस जगह पर क्या किया, सिल्वर को इंट्रोड्यूस किया गया और कॉइन को इंट्रोड्यूस किया। इनके टाइम में यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में इनके जो किंगडम था, जो राज था, यानी जो सिस्टम था, इसमें राजतंत्र जो था इनमें 9 जेम्स थे, जिसको नवरत्न कहते हैं। जैसे पढ़ते हैं कि अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, वैसे ही इनके भी दरबार में 9 रत्न थे, यानी इनके किंगशिप में 9 जेम्स थे, जिसमें कालिदास, 12 मिहिर, ये सब की चर्चा आती है ना। एक धन्वंतरी की भी चर्चा आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स थे, यानी ये विद्वान थे, अलग अलग क्षेत्र के जानकार थे। इन्हें नवरत्न इसलिए कहा जाता था कि ये अलग अलग क्षेत्र के जानकार थे, क्योंकि राजा को जरूरत पड़ती है पढ़े लिखे लोगों की, तो इसीलिए वो अपने दरबार में अपने आसपास स्कॉलर्स को बुला के रखते हैं और उनसे तरह तरह के काम करते हैं। कुछ से इतिहास लिखवाते हैं, कुछ से कल्चर ट्रेडिशन को बढ़ाते हैं, तो ऐसे ही चीजें चलती है। तो इसमें कालिदास का जो रोल था, कालिदास इस समय क्या लिख रहे थे, तो बहुत सारा ये ड्रामा, यानी जिसको कहते हैं नाटक और कविताएं, है ना, तो इस सब की कर रहे थे, एक रचना कर रहे थे, इतिहास की कुछ कहानी, उस पर थोड़ी चीजें। तो इनकी कालिदास की जो रचना थी है, जो क्रिएशन है, जो बुक्स है, उस समय लिखी जा रही थी, तो उसमें 2 बुक्स हम की चर्चा बहुत करते हैं। एक मालविकाग्निपुत्रम, है ना, लिख लीजिए, कालिदास की रचनाओं में, यानी कालिदास ने जो लिखा है, KALI, कालिदास, एक कालिदास ने 2 इंपॉर्टेंट संस्कृत में बुक लिखी है, मालविकाग्नि पुत्रम, PUTRAM संस्कृत में है, मालविकाग्निपुत्रम। इसमें कनिष्क के बारे में लिखा हो, कनिष्क जो वंश था, कनिष्क के बारे में लिखा है। और एक क्या लिखा है, तो अभिज्ञान शकुंतलम, आप याद रख लीजिए, 2 संस्कृत की महाकाव्य है और एक काव्य है ना, एक ड्रामा है। इसमें क्या कहता है कि प्रेम कहानी का अभिज्ञान शकुंतलम, शकुंतला और ये दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है, प्रेम गाथा है, नाटक है एक तरह का, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम। 12 मिहिर, ये 12 मिहिर भी उनके में शामिल थे जो रचनाएं कर रहे थे, ये भी स्कॉलर थे, है ना। और इसी टाइम में धन्वंतरी भी थे। धन्वंतरी की चर्चा इसलिए आती है कि धन्वंतरी जो थे वो क्या थे, वो बहुत सारे जड़ी बूटी एक्सपर्ट होते हैं ना आयुर्वेद में, उनके जो बहुत बड़े गुरु थे ना, धन्वंतरी थे। तो ये धन्वंतरी की भी चर्चा आप कर लीजिए कि धन्वंतरी एक नवरत्न थे, वो गुप्ताज में यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में थे। धन्वंतरी, THAN, VANTRI, धन्वंतरी। तो धन्वंतरी क्या थे, तो आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा जो हम पढ़ते हैं उसमें धन्वंतरी की बात करते हैं। तो धन्वंतरी आयुर्वेद के जो मेडिसिन के, जड़ी बूटी के मेडिसिन के जो बहुत बड़े स्कॉलर, जो आयुर्वेद में आज भी उनकी बुक्स को, धन्वंतरी की बुक्स से कई डिजीज को ठीक किया जाता है, धन्वंतरी संहिता से कई डिजीज को ठीक किया जाता है। तो ऐसे में धन्वंतरी एक बहुत ही कुशल आयुर्वेदाचार्य थे, जिनकी जो नवरत्न थे किनके, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के टेन्योर में। अब इसके बाद आता है चंद्रगुप्त द्वितीय के बेटे हुए कुमारगुप्त, है ना। तो कुमारगुप्त जो थे वो एवरेज शासक रहे, लेकिन क्या किया, जो सिस्टम जो चल रहा था उस सिस्टम को बहुत अच्छे से कैरी ओवर किए और इसमें बहुत सारी जो क्रिएशन हो रहा था वो चलता रहा। तो कुमारगुप्त का टाइम लिख लीजिए, कुमारगुप्त द्वितीय, इनका जो टाइम था 430 से लेकर के 455 तक कुमारगुप्त का टाइम रहा, यानी कि लगभग बात करें तो 42 साल, 42 ईयर्स किसने शासन किया, कुमारगुप्त द्वितीय ने शासन किया। तो ये बहुत बेहतरीन शासन चलता रहा और इसमें बहुत सारा काम हुआ। और इसके बाद जो आता है, इनके बेटे हुए, वो हुए स्कंदगुप्त, ठीक है। तो स्कंदगुप्त की जब चर्चा करते हैं तो लास्ट टेन्योर होता है किसका, तो गुप्ताज पीरियड का लास्ट टेन्योर फेज होता है स्कंदगुप्त का। इन्हें को कहा जाता है पूरे इतिहास में, इतिहासकार इनको कहते हैं, है ना। इतिहासकार इनको क्या कहते हैं, इनको नेपोलियन कहते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट से इनकी तुलना करते हैं, इतिहासकार कहते हैं
क्योंकि नेपोलियन की घटना बाद की है, वो मौर्य वंश के काल की बात है। ऐसा नहीं लिख लिया कि इतिहास में इन्हें कहा जाता है नेपोलियन, इतिहास में नहीं कहा जाता, बल्कि इतिहासकार इनको कहते हैं नेपोलियन। क्यों कहते हैं कि नेपोलियन बहुत ही डिटर्मिनेशन में फिक्स था, यानी जो एक बार ठान लेता था नेपोलियन वो करता था, है ना। आल्प्स माउंटेन को जब पार करना था नेपोलियन को, तो उन्हें डिसाइड किया कि पूरी सेना के साथ हम पार कर जाएंगे, जबकि पूरे सेनाध्यक्ष, पूरे सैनिक नकार रहे थे कि बहुत टीडियस काम है, नहीं हो पाएगा। लेकिन नेपोलियन ने क्या किया था, कर दिखाया था और वो पार कर गया था। तो यानी इतना फिक्स डिटर्मिनेशन वाला जब कोई व्यक्ति होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, नेपोलियन से तुलना कर देते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ही थे, नेपोलियन थे। इन्होंने भी बहुत सिस्टम को बहुत सजगता से, बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ाए और बहुत सारा क्रिएशन, साइंस, आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन सब बढ़ता रहा, पूरा व्यापार बढ़ता रहा, पूरा डेवलपमेंट होता रहा, बहुत बेहतर टाइम चलता रहा। और धीरे धीरे टाइम खत्म होता है और खत्म आता है, फिर लास्ट फेज आता है, लास्ट टाइम होता है। वो टाइम होता है, नोट कर लीजिए, वो इंपॉर्टेंट टाइम है जहां पर गुप्त डायनेस्टी एंड होता है। और गुप्त डायनेस्टी एंड होने का वो टाइम क्या है, तो वो टाइम है, वो टाइम आप लिख लीजिए 467 आफ्टर एडी, यानी आफ्टर डोमेन, यानी 460 ईयर्स में गुप्ता डायनेस्टी का डिक्लाइन हो जाता है, फिर नए राजवंश की शुरुआत होती है। तो उसके बाद की चर्चा फिर करेंगे। अभी इसी डायनेस्टी में कुछ और चीजों की चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या हुआ था इस डायनेस्टी में, यानी संगम काल में क्या क्या हुआ था, संगम काल में क्या क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई थी, ठीक है। तो कालिदास, कालिदास की मैंने पहले ही जिक्र कर दिया था कि कालिदास क्या थे, तो एक राइटर थे, एक लेखक थे और एक नवरत्न थे। किनके टाइम में, तो उनके टाइम में जिनकी चर्चा हम करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में, हम यानी गुप्ता पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट राइटर थे। तो इनका जो एरा था गुप्ता पीरियड में, कालिदास लिटरेचर पर काम कर रहे थे और हु लिव्ड इन द 4th सेंचुरी। अब 4th सेंचुरी का जो टाइम चल रहा था, उसी समय कालिदास ये सारी क्रिएशन कर रहे थे। वाज कंटेम्पररी ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, यानी कालिदास समकालीन थे किसके, तो चंद्रगुप्त के एज के थे। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे ना उस वंश में, तो उन्हीं के उम्र के थे, यानी कि उनका एज और कालिदास का एज दोनों का मिलता जुलता एज था, यानी कि उसी समय के टाइम के थे, कंटेम्पररी थे, ठीक है। इनको जो कालिदास को कहा जाता है, इतिहास के पन्नों में जब पढ़िएगा बहुत सारे इतिहास, तो ऋतु संहारा के नाम से, ऋतु संहारा वाज द सेमी इपिक, एक सेमी इपिक है जिसमें कालिदास की चर्चा की गई है, लॉन्ग पोएम, इसमें कई कविताएं लिखी, यानी ऋतु संहारा कालिदास ने ही लिखी है और ऋतु संहारा उनकी गीत के कारण इसकी चर्चा है और इसमें पोएम है। However, एक मालविकाग्निपुत्रम जिसकी चर्चा हमने कर दी कि मालविकाग्निपुत्रम वाज ए ड्रामा, मालविकाग्निपुत्रम जो है वो कनिष्क के बारे में कहा गया है और इस एक ड्रामा है, ड्रामा की बुक है। जैसे शेक्सपियर की ड्रामा की बुक कैसे है बहुत सारी, तो वैसे ही कालिदास की ड्रामा की बुक थी मालविकाग्निपुत्रम, और वो इतनी अच्छी लिटरेचर में है कि उसको आज भी लोग पढ़ते हैं, मालविकाग्निपुत्रम, है ना। संस्कृत में लिखा हुआ है ना। मेघदूत, मेघदत्ता इज अ काव्य, मेघदूत या मेघदत्ता जिसका यहां पर लिखा हुआ है, मेघदूत भी कालिदास की एक रचना है। और मेघदूत क्या है, तो एक काव्य है। काव्य का मतलब होता है कि कविताओं का कलेक्शन, है ना, तो कविताओं का कलेक्शन मेघदूत है। तो इस तरह के कालिदास की बहुत सारा, एक और आप लिख लीजिए जो यहां पर नहीं लिखा हुआ है, अभिज्ञान शकुंतलम, ये फोटो देख लीजिए, ये दुष्यंत और शकुंतला की है ना। तो दुष्यंत और शकुंतला जिनके पुत्र थे भरत, तो दुष्यंत और शकुंतला पर बहुत ही अच्छी प्रेम स्टोरी यानी लव स्टोरी है और लव स्टोरी को यहां डिपिक्ट किया हुआ गया है। उस पिक्चर को उस समय उसी गुप्ताकार टाइम का एक पिक्चर बनाया हुआ है, यानी देखिए कितना बेहतरीन पिक्चराइजेशन बनती थी, कितनी अच्छी पिक्चर कलाकार बनाते थे। तो गुप्ता काल का एक पिक्चर है और इसमें शकुंतला और दुष्यंत का पिक्चर है और इसको कहां कहते हैं, अभिज्ञान शकुंतलम। इस बुक का क्या नाम, अभिज्ञान, अभिज्ञान शकुंतलम,
लम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये अभिज्ञान शकुंतलम आप लिख लीजिएगा। यह अभिज्ञान शकुंतलम क्या है, तो दुष्यंत और शकुंतला का क्या है, प्रेम कहानी की चर्चा की गई है। ठीक है, तो अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, अब कंक्लूजन ऐसा करें कि सब मिलाकर के देखा जाए तो, यानी कंक्लूजन हम निकालेंगे क्या, देखिए इस पिक्चर्स को देखिए कि ये क्या है, क्या क्या चीज है। तो इस पिक्चर में देखिए कि कोई किंग है जो आया हुआ है किसके पास, किसी ऋषि मुनि के पास, क्या लेने, क्वीन के साथ है, क्वीन है, किंग है, इसके दरबार के मंत्री हैं, ये तीनों आकर के हाथ जोड़ करके बैठ खड़े हैं। किनके सामने खड़े हैं, तो एक खड़े हैं किनके सामने, कोई ऋषि मुनि है और उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। यानी ये बताता है कि हमारा जो सिस्टम ऑफ लिविंग था, जो कितना पायस था, कितना आगे बढ़ रहा था, यानी कि ऋषि मुनि का महत्व कितना था। वो जंगलों में रहते थे, तपस्या करते थे और अपना क्या करते थे, राजा को आशीर्वाद देते थे, उन्हें गाइड करते थे। तो ये एक सिस्टम जो दिखा रहा है, एक पिक्चर में दिखा हुआ। और इसमें कुछ कल्चरल प्रोग्राम दिखाया हुआ है जिसमें महिलाएं क्या कर रही है, कुछ कार्यक्रम कर रही है। यानी उस समय जो कल्चर था वो भी कल्चर बहुत सिस्टमेटिक था, बहुत जैसे आज फिल्में बनती है, फिल्में देखने जाते हैं, वैसे ही वो क्या होता था उस समय भी। इस पिक्चर को देखिए, इस तस्वीर से क्या लगता है कि कोई कल्चरल प्रोग्राम हो रहा था, वहां से पिक्चर लिया गया है। ये देखिए ये फोटो, इसमें हम 12 धन्वंतरी की चर्चा की है। तो धन्वंतरी ने ऐसा सिस्टम बनाया था, देखिए एक कोई औषधि के जानकार हैं उनकी तस्वीर है, एक कोई बीमार व्यक्ति आया हुआ है, उनके साथ आए हैं, ये औषधि को सपोर्ट करने वाले कोई व्यक्ति हैं। जो ये फोटो है, जो देखिए ये है, ये जो औषधि को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब शिष्य हैं इस गुरु के, और ये जो है पीड़ित लोग आए हैं। यानी इस तरह से एक तस्वीर जो है उस समय की, ये बताती है कि उस समय औषधि विज्ञान बहुत बढ़िया था। और ये राजा का तस्वीर है, यानी राजा किस तरह का माना जाता था। तो एक तरफ देखिए सूर्य की तस्वीर, दूसरी तरफ चक्र का तस्वीर, गद्दी पर बैठा हुआ राजा। ये सारा इंडिकेट करता है कि राजा कितना प्रभावशाली, कितना गौरवशाली और कितना इंपॉर्टेंट था उस पीरियड में। ठीक है, तो इस तरह से पूरा सिस्टम देख रहे हैं। तो मैंने दिखाया क्या कि अब इसको सब बात का कंक्लूजन जब निकाला जाए तो कंक्लूजन क्या निकालेंगे, तो लास्ट कंक्लूजन यही आता है कि द गुप्ता डायनेस्टी वाज रिगार्डेड एज द इंडियाज लिटरेचर गोल्डन एरा। अब देखिए इंडियाज लिटरेचर का गोल्डन एज कहा जाता है, प्रोज का यानी कविताओं का, पोएट्री का यानी प्रोज कलेक्शन ऑफ वर्स होता है, यानी कविताओं का कलेक्शन होता है, पोएट्री एक कविता को कहते हैं। और थिएटर्स, यानी कि थिएटर में बैठ करके आज जो ड्रामा वगैरह करते हैं ना, वो उसको थिएटर कहते हैं। जो लाइव ड्रामा होता है उसको थिएटर कहते हैं, तो थिएटर भी होता था। और ग्रामर यानी संस्कृत व्याकरण वगैरह यहाँ पर बहुत कुछ हो रहा था, कंट्रीब्यूटेड टू फैसिनेट द लिटरेचर। और ये क्या, ये सब चीजें क्या कर रहा था, लिटरेचर को फैसिनेट कर रहा था, यानी सुंदर बना रहा था। यानी भारतीय लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर जो होता वर्ल्ड में बहुत बेहतर माना जाता। जैसे आज कैसे हम साउथ अमेरिकन मूवी देखते हैं, है ना, हॉलीवुड की मूवी देखते हैं, किस वजह से देखते हैं, क्योंकि उसमें क्रिएटिविटी ज्यादा होती है, उसमें पिक्चराइजेशन बेहतर होता है, उसका जो समरी, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है क्लियर होता है। तो ऐसे ही पूरा विश्व क्या देख रहा था, पूरा विश्व यहाँ का लिटरेचर देख रहा था, कितनी अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन करते हैं कालिदास, कितना अच्छा ड्रामा होता है। वो थिएटर में बैठते थे तो सारे लोग जो दुनिया के थे वो बहुत ही अमेजिंग तरीके से देखते थे। यानी पूरा एक गोल्डन एरा चल रहा था। इट इज एन आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन टू द एजुकेशन एंड लर्निंग सिस्टम। ये क्या था, पूरा एजुकेशन और लर्निंग सिस्टम जो मैंने दिखाया कि कैसे एजुकेशन लर्निंग सिस्टम आगे बढ़ रहा था, कैसे नए नए चीजें, जैसे कि लोहार जो लोहा बनाता था उसमें भी साइंस था, क्योंकि वो लोहा इतना प्योर होता था कि उसमें रस्ट नहीं लगता। ठीक है, तो क्या था, ट्रेड हो रहा था, ट्रेडिशन कितना अच्छा था, हमारा कल्चर कितना अच्छा है ना, स्टोरीज होते थे, है ना, स्टोरीज, मोरल कोड्स, ये सब बनाए जा रहे थे। यानी मोरल कोड किसको कहते हैं, जो आचार संहिता जिसको आज हम कहते हैं, वो मोरल कोड होते हैं। यानी कैसे लोगों के साथ व्यवहार किया जाए, कोई सैनिक किसी कॉमन पीपल से कैसे व्यवहार करेगा, तो ये सब मोरल कोड उस समय बन रहे थे। ठीक है, तो पूरा सिस्टम ऑफ लिविंग जो कह रहे हैं ना, बहुत अच्छा तरह से फैल रहा था। रिलीजियस वर्क हो रहे थे, यानी धर्म के कार्य हो रहे थे, और फिलोसफिकल आइडिया आ रहा था। यानी फिलॉसफी क्या कहता है, तो नई नई बातें बताता है, नए नए रहस्य खोलता है, नई
नए नए कॉन्सेप्ट सोसाइटी को मिलता है। तो फिलोसफिकल आइडिया आ रहा था, वेयर ऑल पजेस्ड डाउन थ्रू द पुरानाज, और ये सब पुराण को पढ़ करके, पुराण का फैला यानी गरुड़ पुराण, ये सब जो जितने पुराण हैं, पुराण में जो चीजें कही गई है, जो सिस्टम ऑफ लिविंग की बात कही गई है, उसको फॉलो करते हुए इतना बेहतरीन सिस्टम जिसको गोल्डन एरा ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, वो पीरियड गुप्ता पीरियड था। अब इसके आगे कुछ मैं पिक्चर दिखाता हूं आपको कि क्या क्या इंपॉर्टेंस था उसका। देखिए इस पिक्चर में, ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है, ये पिक्चर क्या है? ये पिक्चर है उस समय का जब गुप्ता वंश में एक पिलर बना था। इसको पिलर कहते हैं, पिलर मतलब स्तंभ, है ना, पिलर है ये। पिलर है किस, कहां का पिलर है? तो ये महरौली, दिल्ली में महरौली में जाइएगा, महरौली में, तो महरौली में कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार है, एक मीनार है, ऐतिहासिक मीनार मुगलों का, कुतुब मीनार। वहीं पर ये मीनार देख लीजिए, एक कुतुब मीनार के पास ये पिलर है। इसी पिलर का वो शॉर्ट मैं पिक्चर दिया हुआ हूं। ये क्या है? महरौली में आप जाइएगा, दिल्ली के महरौली में एक जगह है और वहां पर कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार के पास ही ये पिलर इस तरह से लगा हुआ है, और इस पिलर का खासियत क्या है कि ये खुले में, देख रहे हैं, इसका कोई कवरिंग है, आसमान में खुले में है, इस पर बारिश होते रहती है, बारिश होती है, हवा लगती है, ठीक है। लेकिन इस पर आप देखिएगा, पूरे पिलर पर, यहां पर गौर से देखिए, ये कितना चमक रहा है। क्या यहां पर कोई जंग दिख रहा है? अभी तक एकदम लग रहा है ना चमकता हुआ पूरा पिलर। तो लोहे का इतना बेहतर क्वालिटी जो है, वो उस समय यानी गुप्ता का टाइम में ये पिलर बना था, और उस टाइम में इतना बेहतरीन लोहा बना था, जो आज की बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है, टाटा, टेल्को, टिस्को, जो भी काम कर रही है आयरन के क्षेत्र में, आयरन स्टील के क्षेत्र में, वो भी नहीं दावा कर पाती है कि 100 साल अगर किसी लोहे को बना दिया जाए तो 100 साल उसमें रस्ट यानी जंग लगना तय है। लेकिन ए पिलर को देख लीजिए कि ए पिलर आज भी, आज कितना साल हो गया? आज लगभग 2000 वर्ष हो गया। 2000 वर्ष से खुले में, यानी कि 1000 वर्ष से तो खुले में पड़ा हुआ, 2000 वर्ष पहले बना, तो अभी तक उसमें एक रस्ट नहीं है। तो कितनी बेहतर लोहे की क्वालिटी है। यानी कि जमीन से जब क्ले से लोहा निकाला जाता है तो उसमें रस्ट फ्री कर देंगे, यानी कि कुछ ऐसे पार्टिकल नहीं छोड़ेंगे जिसमें कि जंग लगने की वजह बने, तो वो प्योर लोहा हो जाएगा। तो प्योर लोहा बनाया जाता था, ठीक है। ये थे इनकी फोटो जो देख रहे हैं, बहुत प्रोमिनेंट व्यक्ति हैं, पूरे इतिहास में इनको जानता है और पूरा विश्व के सबसे मान्य व्यक्ति हैं। इनका नाम है आर्यभट्टा, आर्यभट्टा, BHATT, आर्यभट्ट जिनको हिंदी में कहते हैं। ये आर्यभट्ट कौन थे? तो ये आर्यभट्ट खगोल यानी खगोल शास्त्री, एस्ट्रोलॉजर्स थे। एस्ट्रोलॉजर यानी स्पेस का स्टडी करते थे, है ना, सेलेस्टियल बॉडी के बारे में पढ़ते थे, रिसर्च करते थे। तो ये तारेगना एक जगह है, तारेगना एक जगह है जहां से स्टडी करते हैं। बिहार में जाइएगा तो ये गांव अभी भी है तारेगना, और तारेगना में बैठ करके वहां पर ये अपने टेलीस्कोप से, अपने लक्कड़ से जो टेलीस्कोप खुद बनाते थे, उससे क्या कहते थे कि सेलेस्टियल बॉडी को देखते थे। और इन्होंने ही जीरो का यानी शून्य का जो इंट्रोडक्शन कराया वर्ल्ड को, जीरो, ZERO यानी शून्य का इंट्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड को इन्होंने ही करवाया कि शून्य क्या है और शून्य का क्या इंपॉर्टेंट है, मैथ में इसका क्या महत्व है। ये सारी बातें इस महापुरुष ने बताई है। तो ये टाइम था क्या? उसी गुप्ता पीरियड में। सोचिए कि गुप्त पीरियड कितना मेजर काम कर रहा था पूरे इतिहास के लिए, ठीक है। तो इसलिए उस पीरियड को सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड माना जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं आर्ट एंड कल्चर का कुछ पिक्चर, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर में देखिए कि एक पिक्चर देखिए, पूरा कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स है जिसमें बहुत जगह से पिक्चर लिया गया है। इसके आर्ट एंड कल्चर को देखिए पत्थर पर बनी हुई मूर्ति कितना क्लियर है। इस पर पत्थर पर इतनी बारीक, इतनी छोटी मूर्ति बनाना क्या आसान है ना। हाथों से बनाया हुआ है। ये जो शिल्पकार होते हैं, जो स्टोन के वर्क करने वाले होते हैं, पत्थरों पर छेड़नी और हथौड़ा से इस तरह का काम किया जाता है। और इस तरह के कई हजार पिक्चर बनाने में सोचिए कि कितना मेहनत। देखिए औरत है और औरत के गहने हैं, औरत का बाल है, सब देखिए कितना क्लियर है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि उस समय जो आर्ट एंड कल्चर, आज भी इतना बना दे कोई ना, तो एक मूर्ति की कीमत कई करोड़ में हो जाती है ना। तो ये
ये सारे चीजें क्या होती है उस समय इतना बेहतर, और एक ऐसे नहीं एक दो नहीं, ये भरे पड़े हैं इतिहास में उस टाइम के सारे आर्ट एंड कल्चर के, यानी कितना बेहतर, इसको तो पूरी दुनिया खरीद के ले जाती थी। बुद्ध धर्म था तो बुद्ध की प्रतिमा उस समय कैसे, फोटो का सिस्टम तो था नहीं कि फोटो क्लिक किए बुद्ध की फोटो लेके चले गए, तो क्या करते थे बुद्ध की फोटो की पत्थर की मूर्ति दे जाते थे, और पत्थर की मूर्ति कौन बना देते थे, स्टोन वाले बना के देते थे, उसकी कीमत वो लेते थे, उससे धन आता था। तो देखिए आर्ट एंड कल्चर कितना महत्व था। तो ये आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री में भी आज हम पढ़ रहे हैं, कैसे स्रोत मिल गया कि कैसे वो चीजें रहते थे, कैसे लिखते थे, इस पर कुछ इंस्क्रिप्शन होता था। तो एक कितना इंपॉर्टेंट टाइम था और कितना इंपॉर्टेंट वर्क हो रहा था, समझ में आ रहा है। तो इतनी सारी चीजें हमारे काम में हो रहा था। और दूसरी चीज देखिए, ये बिल्डिंग मदुरई में ये बिल्डिंग बनी हुई है, मदुरई नहीं ये कहीं बिल्डिंग बनी हुई है, साउथ में ही है, ये कहीं बिल्डिंग बनी हुई है, इसकी जगह लोकेशन मैं नहीं बता सकता, मौर्य काल की बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग पर आर्किटेक्चर को देखिए, क्या इतना आर्किटेक्चर कर देना आज के इंजीनियर को कह दीजिए तो इतना आर्किटेक्चर करने में उसका पसीना छूट जाएगा, इतनी सारी डिजाइनिंग करने में। ये कौन करते थे, मजदूर करते थे, और इसको बताते थे, पूरा डिजाइनिंग होता था, सिस्टम होता था। आज भी चले जाइए उस समय नालंदा का खंडहर जाके देखिए, उस समय बना हुआ कितनी बेहतरीन पिक्चर, वहाँ कितने अच्छा सिस्टम है वहाँ पर का, ईंट का जो मतलब कि दीवार बनाना, ये करना। और ये देखिए सोने के सिक्के जिसमें कुमार देवी का फोटो है और इनका माना जाता है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट का फोटो है। तो ये दोनों को देखिए कि कितनी अच्छी कोने सिक्के पर, तो क्या वहां पर कोई समय मशीन होती थी जो ऐसे करता था, ये सब क्या करते थे, सोनार करते थे, हाथों से काम करते थे, इतनी सुंदर, और एक तरह का पैटर्न होता था उनका। तो इतना बेहतरीन आर्ट एंड कल्चर, ट्रेडिशन है ना, साइंस, टेक्नोलॉजी, सब पूरा प्रोस्पेरस, पूरा इनरिच था। कहने का मतलब कि ये पीरियड बहुत बेहतरीन था। तो स्टूडेंट्स, मैं अजीत चरण क्लास को कंक्लूड करता हूं, और इसी के बाद इसकी नेक्स्ट लेक्चर आगे लेकर के आऊंगा, है ना, कुछ और जानकारी कि कैसे ये पीरियड का एंड होता है और फिर कौन सा पन्ना आता है इतिहास का। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।